माइंडस्पार्क के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइंडस्पार्क में नन्ही कली द्वारा कार्य करने के बाद सीए लोकल सर्वर और टैबलेट की मदद से माइंडस्पार्क के डेटा को कैसे सिंक करेंगी, जिससे उस एएससी का डेटा दूसरे टीम के सदस्य जैसे कि एनकेसी भी अपने लैपटॉप या मोबाइल पर कहीं से भी बैठकर देख सके। तो चलिए इस वीडियो में हम इन प्रश्नों के माध्यम से हम माइंडस्पार्क डेटा को सिंक करने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, डेटा सिंक क्या है? दूसरा, एएससी में माइंडस्पार्क के डेटा को सिंक करना क्यों आवश्यक है? तीसरा, हम एएससी में डेटा को कब सिंक कर सकते हैं? और आखिरी में हम जानेंगे कि एएससी में डेटा सिंक करने की प्रक्रिया क्या होगी। अब हम समझते हैं कि डेटा सिंक क्या है। डेटा सिंक प्रक्रिया के माध्यम से डेटा को एएससी में उपलब्ध स्थानीय सर्वर यानी लोकल सर्वर से लाइव सर्वर पर भेजा जाता है, जिससे नन्ही कली द्वारा माइंडस्पार्क में किए गए कार्यों की पूरी रिपोर्ट सीए द्वारा देखी जा सकती है और साथ ही टीम के बाकी सदस्य अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर कहीं से भी या कभी भी इंटरनेट का उपयोग कर देख सकते हैं। अब हम समझते हैं एएससी में माइंडस्पार्क के डेटा को सिंक करना क्यों आवश्यक है। एएससी में लोकल सर्वर नियमित रूप से अपडेट करने के लिए माइंडस्पार्क में डेटा सिंक करना आवश्यक है, क्योंकि माइंडस्पार्क में नियमित नई जानकारियां जुड़ती रहती है व नए प्रश्न जुड़ते रहते हैं। इस नई जानकारी को अपने एएससी में प्राप्त करने के लिए हमें लोकल सर्वर को नियमित रूप से अपडेट करना होता है और इसके लिए हमें डेटा सिंक करना बहुत ही आवश्यक है। डेटा सिंक करने से एएससी का सारा डेटा लोकल सर्वर से लाइव सर्वर पर चला जाता है। यदि कभी हमारे एएससी का लोकल सर्वर खराब भी हो जाए तो हम डेटा लाइव सर्वर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर माइंडस्पार्क में कार्य करने के दौरान नन्ही कली की कोई भी समस्या आई हो और उस समस्या को सीए ने माइंडस्पार्क टीम को बताया है, तो उस समस्या का सुधार भी डेटा सिंक के माध्यम से ही एएससी में होगा। अब हम समझते हैं कि हम अपने एएससी में डेटा सिंक कब कर सकते हैं। ऐसे तो एएससी में डेटा सिंक हमें रोज करना चाहिए, परंतु अगर कुछ एएससी में या उसके आसपास इंटरनेट की समस्या हो तो हम उन एएससी पर 1 सप्ताह या 15 दिन में डेटा सिंक कर सकते हैं। प्रतिदिन डेटा सिंक करने से डेटा खोने का जोखिम कम हो जाता है और कम फाइलों और पैकेजों के कारण समय की बचत होती है। आगे के स्लाइड्स में हम अपने एएससी में डेटा सिंक करने की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझेंगे। एएससी में माइंडस्पार्क डेटा को सिंक करने के लिए शुरू में कुल 8 स्टेप में से 4 स्टेप पहली बार करना होगा और फिर दूसरी बार सिंक करने के लिए बाकी के 4 स्टेप ही टैबलेट में करना होगा। तो चलिए अब हम स्टेप वाइज आपको सिंक करने की प्रक्रिया को बताते हैं और कौन सी प्रक्रिया आपको एएससी में माइंडस्पार्क शुरू होने के पश्चात एक बार ही करना है और कौन सी प्रक्रिया सिंक करने के लिए रोज करना है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले टैबलेट में इंटरनेट कनेक्ट करके प्ले स्टोर में जाकर रिमोट डेस्कटॉप 8 ऐप डाउनलोड करें। एएससी में उपलब्ध किसी भी टैबलेट को लें और इसके सेटिंग विकल्प पर जाएं और वाईफाई चालू करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फिर अपना मोबाइल लें और उसके हॉटस्पॉट को चालू करें। इसे चुनने के बाद अपने मोबाइल के वाईफाई नेटवर्क को चुनें और टैबलेट में इंटरनेट चलाने के लिए टैबलेट में पासवर्ड डालें। आप टैबलेट में किसी और माध्यम से भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। टैबलेट में इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद प्ले स्टोर ऐप को खोलें, जहां से आपने पहले भी अपने ज़रूरत के अनुसार कई ऐप डाउनलोड किए होंगे, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि। अब प्ले स्टोर ऐप को खोलने के बाद ऊपर खोज विकल्प पर जाएं और रिमोट डेस्कटॉप 8 लिखें और फिर इसे अपने टैबलेट में डाउनलोड करें। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको टैबलेट पर रिमोट डेस्कटॉप 8 ऐप का आइकन दिखाई देगा, जिसे आरडी क्लाइंट नाम दिया गया है। अब अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट बंद करके
टैबलेट का इंटरनेट भी बंद कर दें। दूसरे स्टेप में लोकल सर्वर को चालू करें और इसे उसी टैबलेट से कनेक्ट करें जिसमें आपने रिमोट डेस्कटॉप 8 ऐप डाउनलोड किया है। लोकल सर्वर को ऑन करके टैबलेट को कनेक्ट करने की प्रक्रिया दूसरे वीडियो में बताया गया है। अब तीसरे स्टेप में टैबलेट में रिमोट डेस्कटॉप 8 ऐप को खोलें और सबसे नीचे एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करें, जो कि अगले स्लाइड में दिखाया गया है। अगली स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर प्लस बटन पर क्लिक करें, जो कि आपको दूसरे चित्र में दिखाया गया है। क्लिक करने के बाद आपको दो विकल्प मिलेंगे, जिसमें से आपको डेस्कटॉप विकल्प पर क्लिक करना है। टैबलेट पर अगले स्क्रीन में आपको लोकल सर्वर का पीसी नेम पूछेगा, जो कि 10.42.0.1 है। इस नंबर को ठीक इसी प्रकार डालकर ऊपर दाईं तरफ सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर देना है। ध्यान रहे, ये सब करते समय आपका टैबलेट लोकल सर्वर से भी कनेक्ट होना चाहिए। चौथे स्टेप में पीसी नेम सेव करने के बाद स्क्रीन के निचले दाएं कोने पर कनेक्ट बटन पर क्लिक करें, जैसा कि पहले चित्र में दिखाया गया है। अब दोनों बॉक्स के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करें जो EI है और ओके बटन पर क्लिक करें। ध्यान रहे कि EI छोटे अक्षरों में ही दोनों जगह पे भरा जाएगा। ओके बटन पर क्लिक करते ही अगला स्क्रीन टैबलेट पर रिमोट डेस्कटॉप 8 ऐप का होगा, जो कि इस प्रकार दिखाई देगा। अब टैबलेट पर रिमोट डेस्कटॉप 8 ऐप को बंद कर दें। कृपया ध्यान दें कि यह सब करते समय आपका टैबलेट लोकल सर्वर से भी जुड़ा होना चाहिए। पांचवें स्टेप में अब अपना मोबाइल लें और उसके हॉटस्पॉट को एक बार फिर से चालू करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस स्टेप में अब टैबलेट में RD क्लाइंट ऐप को दोबारा से खोलें। ध्यान रहे, लोकल सर्वर का नेटवर्क उस टैबलेट में कनेक्ट होना चाहिए जब आप RD क्लाइंट ऐप को टैबलेट में दोबारा से खोल रहे हैं। ऐप को खोलने के बाद स्क्रीन के ऊपरी दाईं ओर वाईफाई आइकन पर क्लिक करें। आपको अगली स्क्रीन पर पासवर्ड विकल्प मिलेगा, जिसमें आपको पासवर्ड के तौर पर EI दर्ज करना होगा, जो कि छोटे अक्षरों में होगा, और फिर ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करना होगा, जैसे कि तीसरे चित्र में दिखाया गया है। टैबलेट पर अगले स्क्रीन में आपको लोकल सर्वर का पीसी नेम पूछेगा, जो कि 10.42.0.1 है। इस नंबर को ठीक इसी प्रकार डालकर सातवें स्टेप में रिमोट डेस्कटॉप 8 ऐप में ऊपरी बाईं कोने पे मोज़िला फायरफॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करें और google.com साइट खोलकर यह जांच लें कि इंटरनेट रिमोट डेस्कटॉप 8 ऐप में ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डेटा को सिंक्रोनाइज करते समय आपके मोबाइल का इंटरनेट रिमोट डेस्कटॉप 8 ऐप में कार्य करना चाहिए। आखिरी स्टेप में जब टैबलेट रिमोट डेस्कटॉप 8 ऐप में आपके मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए और साथ ही साथ लोकल सर्वर का भी नेटवर्क आपके टैबलेट से कनेक्ट हो, तो आप टैबलेट में पहले से ही उपलब्ध नांदी स्टूडेंट ऐप को खोलें और फिर CA अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करें और फिर विषय चयन स्क्रीन से किसी विषय का चयन करें। ध्यान रहे कि आपके सभी विषय का सिंक किसी एक विषय को चुनकर ही हो जाएगा। अगले स्क्रीन पर रिपोर्ट का एक संक्षिप्त विवरण वाला एक पृष्ठ खुलेगा, जिसमें आपको स्क्रीन के नीचे दाईं ओर सिंक नाउ बटन पर क्लिक करना है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है। क्लिक करने के ठीक बाद सिंक शुरू हो जाएगा और सिंक होने के लिए आपको 2 से 3 मिनट तक का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही सिंक पूरा हो जाता है, आपको स्क्रीन के नीचे सक्सेस और नो पैकेज लेफ्ट टू सिंक के रूप में एक संदेश दिखाई देगा। इस पूरी प्रक्रिया में स्टेप 1, 3, 4 और 6A केवल पहली बार किया जाएगा और दूसरी बार से इन चरणों को करने की आवश्यकता नहीं है।
जब भी आप माइंडस्पार्क डेटा सिंक करते हैं तो चरण 2, 5, 6B, 7 और 8 हमेशा आवश्यक होंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।